Hello everyone, this is Team Judicial Success and I am शिवांशु पांडे। मैं MPADPO मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो इसका दूसरा लेक्चर था उसके साथ प्रस्तुत हूँ। हमने ऑलरेडी MP राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दी है यूट्यूब में, वो आप जाके देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे जुडिशियल सक्सेस चैनल पे मिल जाएगी। और आज मैं आपके साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के साथ प्रस्तुत हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए है या सिर्फ और सिर्फ हिंदी वालों बच्चों के लिए है। ये बाइलिंगुअल है, ये दोनों भाषा के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत संक्षिप्त रूप में उसका जो भी एग्जाम वाइज जो वन पॉइंटर है या एमसीक्यू जिससे बनता है वो आपको बता दिए जाएंगे। और अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है एमपी एडीपीओ के सारे सब्जेक्ट्स या एमपी सिविल जज के या छत्तीसगढ़ के जो जजमेंट राइटिंग है उसकी क्लासेस लेनी है, तो आप ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक मेल आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके उसमें आप कॉल करके या उसके थ्रू मेल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जजमेंट राइटिंग या जिस भी चीज में या जिस भी सब्जेक्ट में क्वेरी हो आप जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का एक्ट है और इसका एक्ट नंबर है 22। और इसमें जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 को हुआ है। इसको एसेंट मिली है 15 जून 2005 को। ये इन्फोर्स्ड हुआ है 21 जून 2005। एंड नाउ इसमें एक जो इसकी ब्रॉड स्कीम है, इसमें टोटल सेक्शन है 31। जो पहला सेक्शन स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी से और सेक्शन 31 रिपील है। टोटल 31 सेक्शन है, चैप्टर 6 है। और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 19 से। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ये सारी चीजें संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। सूचना का अधिकार पारित हुआ 15 जून 2005 को। इसका एक्ट जो क्रमांक है वो है संख्या 22 22। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पे। इसमें धाराएं हैं 31, 31 धाराएं हैं टोटल। इसमें कुल अध्याय हैं 6 अध्याय हैं। टोटल चैप्टर 6 है। इसमें कुल अनुसूची है 2 अनुसूची हैं। इसमें समुचित सरकार और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट परिभाषित है 2A में, 2 काम है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक संक्षिप्त रूप में विवरण था इस एक्ट का, क्योंकि क्या होता है, एक एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर बच्चों के लिए नोट्स मुहैया करवाए, हिंदी हो या चाहे इंग्लिश हो। भाषा कभी भी सक्सेस के उसमें रोड़ा नहीं बननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, जो सबसे पहला केस था, जो आरटीआई एक्ट में पढ़ने से पहले आपको राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक 1976 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पब्लिक इंडियन सिटीजन्स आर द मास्टर्स ऑफ this nation and they have right to know everything provided दिस शुड नॉट गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था। ये आप देख लीजिए, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आरटीआई का जो पहली बार कंसेप्ट आया था यहीं से आया था, ओरिजिन हुआ था आर्टिकल 19 के तहत। नाउ 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ था आरटीआई में। उसमें बोला गया था जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं जो 2H में डिफाइंड है उनके अंडर में नहीं आता। नाउ रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, जो इन्फोर्स्ड हुआ है 1 अगस्त 2019 से। जो और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अभी क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार एडीपीओ में कि इसका नेचर कैसा है। तो इसका नेचर है प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। बेसिकली ये जिस दिन से पारित हुआ है उसके आगे इसका जो असर रहेगा आगे से रहेगा।
इसका रेट्रोस्पेक्टिव असर नहीं है। पीछे वाले जितने भी प्रावधान है या पिछले पीछे जिनके भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, बेसिकली एक अपॉइंटमेंट से जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ये प्रावधान इसमें अमेंडेड हुए हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो सेक्शन 16 में है, सेक्शन 13 में है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, उनको लेकर है। तो ये बोलता है कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट को लेकर रूल या कानून चेंज हुए हैं, वो आगे से बदले जाएंगे। जो आगे के अपॉइंटमेंट होंगे 1 अगस्त 2019 से, उनको असर करेगा। जिनके अपॉइंटमेंट पहले हो चुके हैं उनको असर नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या है? प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव शब्द पढ़ते हैं तो आपको एक और केस याद आता होगा, AK गोपालन। ठीक है, या आप ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो रहती हैं, ये हमें बार बार कनेक्ट करना चाहिए। आप सोचा करिए कि कहाँ से हम लिंक बनाएं, क्योंकि ऐसे ही चीजें दिमाग में बैठती हैं। नाउ मूविंग फर्दर, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप सिंपल सी चीज समझिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब हमें सूचना का अधिकार। आपको कोई भी सूचना क्यों चाहिए? सूचना इसलिए चाहिए क्योंकि आप चाहते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो ट्रांसपेरेंट रहे, उनका आपको पता रहे कि क्या सरकार कर रही है, सरकार के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं, आपको पता रहने चाहिए। जहां तक सीमा है, एक कुछ दायरे हैं जो रिस्ट्रिक्शंस है, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, लेकिन इन सब के परे जितना आपको चीजें, इन सब के अलावा जितनी चीजें आपको जाननी है वो आपका अधिकार है, आप ले सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर में आप क्लेम कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, चैप्टर 1, जैसा कि सारे एक्ट में चैप्टर 1 बताता है प्रिलिमिनरी के बारे में। इसमें एक्सटेंड बेसिकली दिया रहता है या नाम दिया रहता है कि एक्ट का नाम क्या है। एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एक्ट 22 ऑफ 2005। नाउ इसका एक्सटेंड कहाँ है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड चैप्टर 1 में ही डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं पहले इसकी एक स्कीम समझा देता हूँ। और इसमें फर्दर है आगे चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। राइट टू इंफॉर्मेशन आप जब आगे पढ़ेंगे तो 2J में डिफाइंड है और पब्लिक अथॉरिटीज 2H में डिफाइंड है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप जितने बार ये सुनेंगे डेफिनेशन, ये किसमें दी हुई है, ये किसमें दी हुई है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और मैं बिल्कुल श्योर होके बोल रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आप बार बार 2-3 बार देख लेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप इसको ध्यान से सुनिएगा और जहां मैंने जो चीज लिंक की है वो भी आप समझने की कोशिश करिएगा। और इस स्लाइड्स के अलावा कुछ भी एमपीएडीपीओ एग्जाम में इस या अधिनियम से नहीं पूछेगा। 90% क्वेश्चंस इसी से आएंगे। नाउ चैप्टर 2 में सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार मोटे तौर पे होता है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज या जो आप गवर्नमेंट है, सरकार से आप प्रश्न कर सकते हैं कि आप इसका जवाब हमें दीजिए, हमें सूचना दीजिए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए, कोई आपको काम की कैसे कार्य कर रहा चल रहा है अंदर, उसके बारे में आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो सारी चीजें आप ले सकते हैं, दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। ये इसके अंडर में आता है। जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो सिविल जज का एग्जाम हो, चाहे वो एडीपीओ का एग्जाम हो, इनकी कॉपी होती है। एडीपीओ में कॉपी आपकी रहती है, ओएमआर सीट रहती है। तो आप आयोग से मांग कर सकते हैं आरटीआई के तहत में कि ये कॉपी हमें दीजिए, क्योंकि हमें अपने जो नंबर मिले हैं उनका मूल्यांकन करना है। एक बार हमें देखना है कि ये सही एक कॉपी हमारी जची है कि नहीं जची है। तो ये सब आरटीआई के तहत होता है। नाउ अभी रिसेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था आरटीआई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्रा। इसमें बोला गया था सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई। मतलब चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका जो ऑफिस है वो आरटीआई के अंडर में आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये केस भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आप क्या समझ रहे हैं? जहां राइट आती है वहां ऑब्लिगेशन आती है,
और अगर राइट अगर आपकी है, इंडियन सिटीजन्स की राइट है कि वो सरकार से प्रश्न कर सकती है, सरकार से सूचना मांग सकती है, तो पब्लिक जो अथॉरिटीज हैं उनका दायित्व बनता है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है एज प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कि उनको सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी है जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उनके अलावा। एग्जेम्प्टेड मतलब नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न हो गया, किसी की जान माल की हानि का प्रश्न हो गया ऐसे, या किसी की आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन प्रश्नों के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको मिलेगी। आप इसकी चिंता मत करिए, ये आपका बेसिक राइट है। और एक और चीज यहाँ अभी मैंने बोला एग्जेम्पशन, मतलब जो चीजें बची हुई हैं उसके अलावा, तो ये कहाँ मेंशन है, ये सेक्शन 8 में ऑलरेडी मेंशन है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। पीआईओ क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए एक इनकम टैक्स ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो ये अधिनियम कहता है कि जिस दिन वो ऑफिस बना उसके 100 दिन के भीतर उन्हें एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी और उसको एक नोटिफिकेशन के तहत दिखाना पड़ेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग एनी रीजन। दैट मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति, दैट मीन्स इंडियन सिटीजन, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे कारण नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है और अधिकार के लिए कारण नहीं बताए जाते हैं, इन्हें हक से मांगा जाता है, इन्हें लिया जाता है, लेकिन कानून के दायरे में रह के। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग। डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग दैट मीन्स कि जो ये प्रक्रिया होगी, ये टोटल प्रक्रिया होगी, आपने आवेदन दिया किस लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और पब्लिक अथॉरिटीज जो इंफॉर्मेशन देगी ये कितने दिन भीतर में कंप्लीट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इसका डिस्पोजल कितने दिन के भीतर में होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है, सेक्शन 7 में, धारा 7 में कहा गया है, 7 में कहा गया है कि 30 दिन के भीतर इसका डिस्पोजल होना चाहिए। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, अगर प्रश्न आपकी जान माल की हानि को लेकर है तो 48 घंटे में इस चीज का जो निर्धारण है उस वो करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। किस केस में? जान माल की हानि के केस में 48 घंटे में, और नॉर्मल सरकमस्टांसेस में जो टाइम पीरियड है वो 30 दिन का है। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 8 एज आई हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट, Section 8 talks about exemption from disclosure of information. That means आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, किस 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 में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। That means confidentiality clause comes into action after section 8। तो ये चीजें आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, या आपकी लाइफ को कोई हानि हो सकती है, अगर सॉरी किसी तीसरे व्यक्ति की लाइफ को हानि हो सकती है, इन केसेस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 9 talks about grounds for rejection to assess in certain cases। दैट मीन्स अगर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कब रिजेक्ट की जाएगी, किस ग्राउंड में रिजेक्ट की जाएगी, तो सेक्शन 9 में बेसिकली बोला गया है कि कॉपीराइट, अगर आपको कोई भी जो इंफॉर्मेशन आप क्लेम कर रहे हैं उससे किसी भी व्यक्ति का प्रतिलिपि अधिकार और कॉपीराइट का अधिकार का भंग होगा या उसका खंडन होगा, उसके अधिकार को हानि होगी, तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। नाउ मूविंग फर्दर, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी आपने एक और जगह पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है। सेम प्रिंसिपल होता है लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से होता है। यहाँ बोला गया है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी है और वो इंफॉर्मेशन जो है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ इस तरह जुड़ी हुई है कि वो अलग नहीं की जा सकती, तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी।
और अगर वह इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ी तो है लेकिन वो अलग करके आपको दी जा सकती है, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन उसका दूसरा पार्ट है वो अगर एग्जेम्प्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कुछ कारणवश नहीं दी जा सकती तो उसको अलग कर देंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी विच इज फॉल अंडर section 10 of right to information act 2005. Now moving further, section 11. Section 11 talks about third party information. ये आपने पहली बार टर्म सुना होगा, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार किसको है? इंडियन सिटीजन को है। किसको नहीं है? फॉरेन सिटीजन को नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी के अंडर में एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग इंडियन सिटीजन, इसके अलावा जो भी व्यक्ति होते हैं थर्ड पार्टी में आते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पब्लिक सर्वेंट, वो भी थर्ड पार्टी में आते हैं। नाउ ये हिंदी वाले जो भी हमारे बच्चे हैं या दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए एक मैंने लगाया हुआ है एक नोट्स। इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति 30 दिन के भीतर की जाएगी। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं पहले। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता संबंधी है तो इस केस में 48 घंटे में दी जाएगी। ठीक है। और इसके बाद आप इसमें बोलता है कि यदि आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति क्रमशः 1 और 2 में 5 दिन के भीतर जोड़ दी जाएंगे। दैट मीन्स अगर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है या ऑफिसर है उससे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो 5 दिन जोड़ दिए जाएंगे। जितना नॉर्मल जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसमें जितना भी टाइम अवधि लग रही थी, मान लीजिए 30 दिन लग रही थी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में, तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में 5 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए जाएंगे। दैट मीन्स 35 दिन का टाइम हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, स्लाइड नंबर 6 दैट टॉक्स अबाउट चैप्टर 3। चैप्टर 3 चैप्टर 4 पूरी तरह से एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, बस एक सेंट्रल के लिए काम कर रहा है, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर रहा है। चैप्टर 3 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्योंकि बड़ा है पहले आता है तो चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। वो है 12 से लेके 15 तक, 14 तक सॉरी, और ये है 15 से लेके 17 तक। मतलब तीन तीन धाराएं हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है क्योंकि हेडिंग पूछ लेगा। और दूसरी बात, इस बार के एडीपीओ एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2019 में वो इन्हीं में हुआ है। और एक और धारा है वो है सेक्शन 27। चलिए यहां देखिए, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। 13 टॉक्स अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। दैट मींस जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा उसकी जो टर्म्स है या उसके कंडीशंस ऑफिस से कैसी होंगी, तो इसमें बोलता है री अपॉइंटमेंट उसका नहीं अलाउड रहेगा। ये और अमेंडमेंट 2019 बोलता है कि जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। नाउ सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसमें बोलता है कि प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, उसको पावर है। किसको पावर है? प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इनको रिमूव करेगा। सेम ग्राउंड जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकॉम्पिटेंसी। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है। किस केस में? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकॉम्पिटेंसी। लेकिन इनके अलावा भी कुछ कारण है जो आप जब धारा 14 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसमें और कुछ कारण लिखे हुए हैं, जैसे कहीं इंसॉल्वेंसी हो गया, कन्विक्टेड हो गया किसी ऑफेंस में, ऐसे कुछ, या किसी दूसरे प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है, तो ऐसे कुछ कारण में और उसको निकाला जाता है। लेकिन जो अगर मेन कारण है वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकॉम्पिटेंसी। और ये कितने वर्ष तक की अवधि तक ये रहेगा? अपने जो कार्यकाल इसका कितना वर्ष तक रहेगा? तो ये 65 साल की आयु सीमा तक इसका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद ये रिटायर कर दिया जाएगा। और इसका पहले जो फिक्स टाइम था वो था 5 वर्ष की अवधि, अभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने उसमें ले लिया है, अंडर में ले लिया है अमेंडमेंट के बाद। और उसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा जो पीरियड है इसका, लिमिट पीरियड। पहले 5 साल था, अब 5 साल हट गया है। और एक और चीज, यहाँ एक और पॉइंट आता है,
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक रहेगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो 10 रहेंगे। यहाँ भी 10 रहेंगे, स्टेट में भी सेम ऐसा ही है, 10 रहेंगे। यहाँ 10 हैं, स्टेट में भी 10 हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक ही होएगा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। Section 15 talks about constitution of State Information Commission. Section 16 talks about term, office and condition of service of State Information Commission, Commissioner and all the officers whoever appointed in particular state. और ये ओथ लेंगे, ओथ किसके पास लेंगे या किसके समक्ष लेंगे, किसके बिफोर लेंगे, गवर्नर के बिफोर लेंगे। सेंट्रल में ओथ जो लेंगे प्रेसिडेंट के समक्ष लेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए, जो इनकी टर्म्स कंडीशंस या इनका जो कार्यकाल है, इसका निर्धारण सेंट्रल में और स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो टर्म्स, ऑफिस एंड कंडीशंस जो भी हैं, उनका निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लेकिन बाकी सब जगह सेंट्रल में प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है और स्टेट में गवर्नर का रोल आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। वही मैंने आपको बताया कि उसके कार्यकाल का पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगा, बट रिमूवल बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। रिमूवल गवर्नर करेगा और जो उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कार्यकाल का निर्धारण वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ it comes chapter 5. Chapter 5 talks about power and functions of the information commission's appeal and penalties. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है? प्लीज टेल अस व्हाट आर द क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अपील, पेनाल्टीज और पावर्स फंक्शंस का जो चैप्टर है यह कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह चैप्टर 5 है। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 18। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट पावर्स एंड functions of information commissions and section 19 talks about appeal, section 20 talks about penalties। और इसमें आप तीनों सेक्शंस बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 18 में पावर्स दी गई हैं, सेक्शन 19 में अपील दी गई है, सेक्शन 20 में पेनाल्टीज दी गई हैं। पेनाल्टी कब होगी? पेनाल्टी पेनाल्टी किसके लिए है? पेनाल्टी है उस पब्लिक सर्वेंट या उस पब्लिक अथॉरिटी के लिए जिसने इंफॉर्मेशन देने से डिले कर दिया है। और इस केस में कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी? यह 250 रुपए से लेके मैक्सिमम 25,000 तक की पेनाल्टी उस पर लगाई जा सकती है, उस पब्लिक सर्वेंट पे जिसने आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, अतः 30 दिन के भीतर या 48 घंटे के भीतर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। नाउ मूविंग फर्दर, चैप्टर 6 मिसलेनियस। चैप्टर 6 क्या है? मिसलेनियस है। मिसलेनियस प्रोविजन वो होते हैं जो सपोर्टिंग रोल के रूप में किसी भी एक्ट के साथ या किसी भी अधिनियम के साथ चलते हैं। तो सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मतलब अगर आपने कोई गुड फेथ में काम किया है या किसी पब्लिक सर्वेंट ने गुड फेथ में काम किया है, तो वह पब्लिक सर्वेंट जो है उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, प्रोवाइडेड अगर वह किसी की जो एसेंशियल्स राइट है, इनहेरेंट राइट है, उसको इन्फ्रिंज करे। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में अगर कोई भी गुड फेथ में एक्शन लिया है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। दैट मींस यह जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, यह सारे जो भी और अधिनियम है इसके अलावा जो जिसमें भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बात की गई है, उन सबको ओवरराइट करेगा, उन सबको ओवरलैप कर देगा। क्यों? जब कभी दो एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सरवाइव करेगा, दूसरे एक्ट को वैसा एज इट इज रहेगा, उसको उसके उसके सेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मान्यता नहीं रहेगी, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सरवाइव करेगा। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 23। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। दैट मींस अब ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये कोर्ट्स को बार करेगा या नहीं करेगा, ये सेक्शन 23 में मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन।
यह एक्ट कहाँ कहाँ कार्य नहीं करेगा। दैट मीन्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कभी इन्वेस्टिगेशन का रोल है, या कभी इंटेलिजेंस हो गया, कहीं सीबीआई, ऐसे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग से लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये शेड्यूल में भी मेंशन है, कई जगह मेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। Now, moving further, section 25 talks about monitoring and reporting. That means जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और कमीशन है, ये सारी चीजें रिपोर्ट करके किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। स्टेट में सेम इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का प्रिंसिपल दिया हुआ है सेक्शन 25 में। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 26। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। दैट मीन्स गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम बनाएगी, कुछ स्कीम्स बनाएगी, जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कार्यान्वयन का कार्य सही से चल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट पावर टू मेक रूल्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है, एज इट इज ज्यादा आजकल इसका इंपॉर्टेंस तो है नहीं, लेकिन एडीपीओ एग्जाम में ये बार बार इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि रूल्स मेकिंग पावर कहाँ दी गई है। तो ये आपको 27, 28 और 29 एक साथ लिख लेना है। पीछे कहीं बेयर एक्ट में लिख लीजिए आप, कहीं या तो आगे लिख लीजिए या पीछे लिख लीजिए, या अपने सामने कोई चार्ट है तो उसमें लिख लीजिए रूल मेकिंग पावर। जितनी भी 28 अधिनियम है, जहां जहां रूल्स मेकिंग पावर है या कहीं कोई अलग सा प्रिंसिपल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शन 18, 19, 20 की पावर्स कहाँ दी गई, ऐसे कुछ धाराएं जो बार बार पूछी जाती हैं, इनको आप एक पेपर में लिख लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, जिससे आप जब भी देखें तो आपको याद आ जाए। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कौन डिफिकल्टी रिमूव करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भी इस अधिनियम के को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर करेगा। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट रिपील। इस एक्ट के तहत में एक जो एक्ट है उसे रिपील कर दिया गया है। जो पहला एक्ट था उसे रिपील किया गया है, जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एग्जीक्यूशन में आ पाए। और यही है स्कीम इस एक्ट की। और हम एक और लेक्चर के साथ आएंगे, जिसमें हम सारे जो प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक प्रोविजंस को तोड़ के और उनको बाइफरगेट करके सबको अलग से पढ़ा जाएगा। ठीक है। और टीम जुडिशियल सक्सेस आपके साथ है। आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार, शिवांशु पांडे।